अभी 2-3 ऐसे काम हुए हैं जो 20 साल से नहीं हो रहे थे। वो राजस्थान और हरियाणा के बीच पानी का समझौता जो कराया, अभी कल ही 4 राज्यों के बीच में नर्मदा के पानी का समझौता कराया है, मध्य प्रदेश को, वो महाराष्ट्र को, जिसमें पानी मिलने लगा। तो ये सारे ऐसे काम हैं जो लोग भूल गए थे, मान लेते हैं चलता रहता है चलता रहता है। अभी भी बहुत 1-2 काम ऐसे हैं जो दशकों से पेंडिंग है, शायद उन्हीं के हिस्से आए उनको सुलझाने का काम। लेकिन अमित शाह जी कच्चे काम नहीं करते, ओवैसी जी का मानना है स्टेटमेंट पक्की है, काम कच्चा नहीं होता। नहीं, उसमें और बिना सोचे समझे नहीं होता, बिना प्लानिंग के तहत नहीं होता। एक छोटे उदाहरण से सौरभ समझें कि जैसे देखा होगा आपने, कल भी देखा होगा कि दिल्ली में रीज को लेके वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था। इससे पहले भी वो करते रहे हैं देश में। तो जहाँ जब वो पेड़ जाके लगाते हैं ना सौरभ, जैसे छोटे पौधे के तौर पे या बीजारोपण जो भी उन्होंने किया, उसके 1 साल बाद 2 साल बाद भी अगर वो वहाँ गए या वहाँ से संबंधित किसी अधिकारी का बाकी ऑफिशियल काम के लिए फ़ोन आया, तो उनका पहला सवाल ये ज़रूर रहता है कि मैंने जो पौधा लगाया था, जो उसका क्या हाल है, उसकी सेहत कैसी है, उसमें पानी दिया जा रहा है कि नहीं, उसमें उर्वरक दिया जा रहा है कि नहीं। और न सिर्फ इतना वो पौधा लगाए, वहाँ के डायरेक्टर की पहली सुटती जिम्मेदारी पानी दिया। जैसे वो CASF का है या बाकी दूसरे लोग हैं, तो उनसे वो CRPF के हैं या कोई भी ऑफिशियल हो या कोई पॉलिटिकल क्लास के व्यक्ति हों, तो उनसे वो ये ज़रूर पूछते हैं कि उसकी सेहत कैसी है, कितना बड़ा हुआ। और न सिर्फ सौरभ इतना, बल्कि वो जो पौधा जिस चीज़ का है उसका नाम लेकर पूछते हैं। उनको ये पता होता है कि जामुन का हमने कहाँ लगाया था, बरगद का कहाँ लगा था, यहाँ किस चीज़ का लगा था, ये एग्जैक्टली पता होता है। ये मैं साल 2 साल 3 साल बाद की भी बात कर रहा हूँ। 4 साल बाद अगर वो उस जगह पे गए तो अचानक बोलेंगे अरे वो पौधा 4 साल पहले जो मैंने लगा था, बीच में बात हो रही, चला दिखाओ, चलो हमको बताओ कैसे है। कई बार पिक्चर मंगा लेते हैं कितना बड़ा हुआ। तो इस छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर इन मामलों में इतनी बारीकियों पे वो ध्यान देते हैं, तो बाकी उस तरह का काम तो कितना पक्का करते होंगे जो कि उनके टॉप एजेंडा में। अभी के टॉप एजेंडा की अगर आप बात करें तो 2 चीज़ें सौरभ उसमें एकदम से नज़र आ रही हैं उनकी पूरी फंक्शनिंग में। पहली चीज़ तो ये कि ड्रग्स कंट्रोल, जैसे नक्सलवाद को ख़त्म करना था ना, वैसे ड्रग्स कंट्रोल पूरे देश में वो उनके एकदम से एजेंडा में है। और दूसरा जो कि सीधे इससे जुड़ जाएगा, अवैध घुसपैठ की समस्या को ख़त्म करना है। आगे ना आए वो एक हिस्सा, जो आगे है उनको बाहर करना। एज होम मिनिस्टर ये 2 अगले लक्ष्य हैं। अगले उनके 2 टारगेट जो बड़े टारगेट हैं वो ये दोनों ड्रग्स और घुसपैठी पे काम। ड्रग्स और घुसपैठी है। और जो आगे हैं उनको बाहर कैसे करना है, उसके लिए वो इस बात को लेकर भी तैयार हैं कि इसमें जितना भी हमें वक्त लगेगा मैं लगाऊंगा, लेकिन ये टारगेट मुझे चाहिए। और ये वैसा ही कमिटमेंट नज़र आ रहा है जैसे 370 को लेकर बोलते थे, जैसा कि नक्सलवाद को लेकर बोलते थे। नक्सलवाद पे सौरभ उनका ये कहना था, जब उनको कहा गया कि आप एक डेडलाइन तय कर रहे हैं, ये बैकफायर कर सकता है पॉलिटिक्स में, मान लीजिए उस समय नहीं हुआ, 6 महीना और बढ़ जाएगा, तो उनका ये कहना था कि दोनों चीज़ें नहीं चल सकती, कि देश में नक्सलवाद भी हो और गृह मंत्री अमित शाह भी रहे, दोनों में से एक को तो ख़त्म होना होगा। तो या तो गृह मंत्री के तौर पे मैं ख़त्म हो जाऊं, या फिर वो नक्सलवाद ख़त्म होगा। और नतीजा क्या रहा? और घुसपैठ में भी, घुसपैठ सिर्फ रोकना नहीं, घुसपैठियों को बाहर निकालना। और उसमें जिस तरीके का वक्त लगेगा, जितनी जटिलता आएंगी, उसके लिए जो कुछ भी चेक करना है वो मैं करूँगा। लेकिन ये 2 एजेंडा नज़र आता है। सर, कोई भी बड़ा नेता मतलब वो सिंबलाइज करता है किसी भी चीज़ को। हम लोग कई नेताओं का उदाहरण दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण दे करते हैं कि तो ठीक है भी, एक मॉडर्निटी भी झलकती है, फिर उसके अंदर उन्होंने हिंदुत्व को, परंपराओं को जिस तरीके से संवारा है, जो कुछ किया है, आप बता सकते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। अमित शाह को देखेंगे या अमित शाह को स्टडी किया जाएगा कुछ वक्त बाद, तो अमित शाह क्या सिंबलाइज करेंगे? नहीं, मुझे सरदार पटेल का एक जो है उनकी घटना याद आती है। निज़ाम हैदराबाद का आदमी आया था से मिलने के लिए, तो उन्होंने VP मेनन को बुलाया, कहा कि भाई इनके होटल में ठीक से रुकने का इंतज़ाम किया। बोले नहीं, इन्होंने कहा कि वो जामा मस्जिद के पास रुकेंगे, तो वहीं रुके हुए। तो जो आए थे सज्जन, उन्होंने कहा कि सरदार साहब आपको इतिहास लिखने का काम करना चाहिए। सरदार पटेल ने उनकी ओर देखा, कहा हम इतिहास लिखते नहीं, इतिहास बनाते हैं। तो अमित शाह अब चूँकि गुजरात से भी है, तो वो भी मिलता है, गृह मंत्री भी है देश के, तो उसी तरह का काम कर रहे हैं जो इतिहास में याद किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है, छोटे मोटे काम उस तरह का नहीं है। और ये जो ओवैसी बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे ओवैसी को भूल गया, जब CA का कानून आया था तब आप उनका भाषण संसद का सुन लीजिए कि अभी CA आया है, फिर NRC भी आएगा। बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी में उनको प्रधानमंत्री ने एक तरह से जो है कुर्बान कर दिया। 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव था,
रामलीला मैदान में कुछ दिन बाद रैली होनी थी, उसमें कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि अभी हमारे सामने एनआरसी का मुद्दा नहीं है। नहीं है। तो एक तरह से उनको अपनी बात से पीछे हटना पड़ा। लेकिन एनआरसी आएगा, अब इसका माहौल तो उनके विरोधियों ने तैयार कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन नहीं तय कर सकता कि नागरिकता किसी की। फिर एक छोटा सा बयान जो है कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो पूरे देश में हल्ला हो गया कि फिर भाई नागरिकता का प्रमाण क्या है? तो नागरिकता का प्रमाण तो एनआरसी से ही तय हो सकता है। तो एनआरसी का रास्ता तो आपने खोल दिया। और मुझे ये समझ में नहीं आता, जो लोग विरोध करते वो डराने की उसमें कहते हैं कि अमित शाह एनआरसी लाएंगे, जैसे कोई मतलब पाकिस्तानियों को बुला के बिठा देंगे। भाई एनआरसी दुनिया के तमाम देशों में है और किसी भी नागरिक के पास अपनी नागरिकता का प्रमाण होना ही चाहिए। और किसी भी देश को अगर आपको योजनाएं बनानी है, उनको लागू करना है, देश की सुरक्षा के बारे में चिंता करनी है, और हम तो दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका असली नागरिक है कौन।